खत्म हुआ इम्तिहान, अब कुछ ही घंटों बाद आएगा परिणाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। 75 दिन का प्रचार और सालों की मेहनत के बाद से अब जो है 751 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बस चंद घंटों के बाद आ जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए 16 मार्च से शुरू हुआ शोर 1 जून को 7 फेज की वोटिंग के साथ संपन्न हुआ और चुनाव का यह प्रोसेस कुल 43 दिन तक चला। अब चंद घंटों के बाद ये इंतजार खत्म हो जाएगा और इसके बाद तय हो जाएगा कि जनता के दिल के साथ ही देश की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। लेकिन उससे पहले मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन नतीजों से पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को तकरीबन 365 और इंडी अलायंस को 145 सीटों का अनुमान है। लेकिन हरियाणा को लेकर के पोल्स जो है वो क्लीन स्वीप की बात नहीं कर रहे हैं। हरियाणा को लेकर के अलग अलग पोल्स का जो है आंकड़ा कहीं 7-3 तो कहीं 8-2 का सामने आ रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी पार्टी अपने मुद्दों और विकास की नीति को जनता को समझा पाई है, किस पार्टी को जनता ने दिया है अपना आशीर्वाद और कौन करने वाला है देश की सत्ता पर राज। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा आज के इस मसले में। और करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि जो है संसदीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है। और अंबाला में आपको मतदान प्रतिशत बता दें, 71% 2014 में हुआ था, लेकिन इस बार वो घटा है। कुरुक्षेत्र में भी वही है, मतदान प्रतिशत घटा है। रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि 10 सालों में मतदान प्रतिशत जो घटा है उसका एक आंकड़ा सामने आया है। तो इस बार कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत घटा है। लेकिन उससे पहले पोल्स ऑफ पोल की रिपोर्ट आप देखिए। पोल ऑफ पोल्स में जो है अलग अलग चैनलों के जरिए अलग अलग एक आंकड़ा दिखाया गया है और उसमें आप देख सकते हैं हरियाणा में जो पोल्स ऑफ पोल्स सामने आया है उसमें अलग अलग तरीके के जो है आंकड़े सामने आ रहे हैं। किसी में एनडीए 7 तो इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर दिख रहा है और अदर के खाते में जो है लगभग 0 सीटें आती हुई नजर आ रही है। वही दूसरे चैनल की हम बात करें, दैनिक भास्कर की बात करते हैं, तो उसके पोल में ये सामने आया कि 7 से 8 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है, कांग्रेस 1 से 2 तक सिमटती हुई नजर आ रही है और अदर्स के खाते में इसमें भी सीटें नहीं जा रही है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एग्जिट पोल बीते दिन सामने आए हैं उनके जरिए हरियाणा को लेकर के आंकड़ा क्या है। टीवी9 की अगर बात करें तो उसने बीजेपी के खाते में 8 तकरीबन सीटें दिखाई है, वही कांग्रेस को 2 सीटों का अनुमान लगाया है, लेकिन अदर्स के खाते में इसमें भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि 10 सीटें जो लोकसभा की हरियाणा में है उसको लेकर के ये एग्जिट पोल में अलग अलग जो है चैनल्स के जरिए जो है एक आंकड़ा सामने आया है। वहीं इंडिया टीवी का आंकड़ा अगर आपको बताएं तो 6 से 8 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में यहां पर 2 से 4 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये एक आंकड़ा है जो एग्जिट पोल में निकल करके सामने आया है। ये 2-3 चीजों को दर्शाता है। एक तो ये कि जिस तरीके से लगातार जो है हरियाणा में बीजेपी बात कर रही थी क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से ये साफ होता हुआ नहीं दिख रहा है। और चलिए अब चर्चा की करेंगे शुरुआत के लिए हमारे साथ चर्चा की शुरुआत के लिए तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कृष्ण पटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजवीर जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। एग्जिट पोल्स लगभग सभी ने दिखा दिए हैं और ऐसे में जो है 400 पार तो कुछ ही लोग दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो आंकड़ा बैठ रहा है वो 350 के आसपास का बैठ रहा है, 370 360 इस तरीके का। लेकिन हरियाणा की अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो क्लीन स्वीप होते हुए एग्जिट पोल में तो कम से कम नहीं दिख रहा है।
चलिए ठीक है, रोहिला जी आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कमल आंडा जी बनी हुई। कमल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी पहुंच पा रही है। वैसे तो चंद घंटों की ही बात है, चंद घंटों बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन जो बात आपके द्वारा कही जा रही थी कि अच्छी खासी सीटें लेकर के आएंगे, बीजेपी का सफाया करेंगे, लेकिन एग्जिट पोल में तो कम से कम वो नहीं दिख रहा है। चाहे देश के एग्जिट पोल की बात कर लो, चाहे हरियाणा की बात कर लो। मैं जवाब देती हूँ जी। आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। बुलंदी हर घड़ी किस शख्स के हिस्से में रहती है? बुलंदी हर घड़ी किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत ही हर घड़ी खतरे में रहती है। जैसे भाजपा ने लार्जर देन लाइफ अपना कद कर लिया कि कोई मोदी जी के सामने टिकता ही नहीं है, मतलब बस एक ही एक चेहरा है, मोदी जी, ठीक है। लेकिन अब जो है उनके जाने का समय आ गया है, यानी कि सत्ता छोड़ने का समय, जाने का समय, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी पोल्स, एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं सब फ्रॉड्यूलेंट हैं, सब पेड हैं। मैं एक यहाँ पर एक्सिस की जरूर बात करना चाहूंगी, जिसके ओनर प्रदीप गुप्ता है। उनका मैं नवंबर का मैं आपको किस्सा याद दिलाना चाहूंगी। जो हफ्ता पहले तो बता रहे थे कांग्रेस के खाते में 166 सीट, ठीक है, और चुनाव से 2 दिन पहले उन्होंने बता दिया कि बीजेपी की 166 सीट। ये कैसे हो सकता है? और ये भी कैसे पॉसिबल है ना, ज्योति जी, सारे ही दिखा रहे एक ही जैसा, 370 से पार, 401 से पार, ये वो। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी हमारे अपने दर्शकों को, जो भी आपका चैनल देख रहे हैं, कि हताश ना हो इनको देखकर, क्योंकि ये सब फेक एग्जिट पोल है, ये मोदी मीडिया पोल है, ये जनता के पोल नहीं है ये। क्योंकि जिस शिद्दत के साथ इस बार इंडिया गठबंधन जुड़ा और जो अपने मुद्दों पर फोकस रहा, जो कि प्रधानमंत्री जी की बातों में घुमा नहीं, ना कोई डिफेंसिव मोड में आया, फोकस रहा सारा का सारा इंडिया गठबंधन, तो ये बहुत काबिले तारीफ है। बस कल का एक और आखिरी दिन है कि हमारे सिपाही डटे रहेंगे, कल भी नजर बना कर रखेंगे, कहीं कोई हेरा फेरी बिल्कुल नजर बना के रखिएगा। लेकिन कमल जी यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, चलिए ठीक है, आपने जैसा कि अक्सर कांग्रेस करती है कि भाई बिकी हुई मीडिया है, तमाम सारी बातें आप कहते हैं, बहुत टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहूंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर जिन परिणामों की बात आप करते हैं वो आपके अनुसार नहीं आए, तो फिर किस पर ठीकरा फोड़ेंगे आप? अगर आ गए तो फिर आप क्या करेंगी ज्योति जी, आप मुझे जवाब दे दीजिए। नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो फिर ठीक है ना, लेट्स वेट देन। फिर हम ये क्यों चला रहे हैं एग्जिट पोल? वेट करना चाहिए ना हम सबको, चाहे वो चैनल से, मैं बिल्कुल उम्मीद करते हैं। किसी से मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा, ज्योति जी सुनिएगा कि रिपोर्टिंग तो होगी बहुत कम, कर्मचारी रह गए हैं चैनल्स में, और मैं मेन जो स्ट्रीम मीडिया है उसकी बात कर रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। और चल रहा है सब जगह, आप देखिए ना, 370 से लेकर कोई 400 दे रहा है, कोई 401 दे रहा है। हाउ कैन एवरी चैनल बी सो सिमिलर in evaluating the number of seats of बीजेपी? नहीं, वही दे तो आप भी 295 रहे ना, वही चंद घंटों का इंतजार, आप भी 295 की बात कर रहे हैं। सभी को करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन जो चल रहा है मैं वही बता रही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहती हूँ, इंडिया गठबंधन के, कि हताश ना हो जो टीवी पर चल रहा है, बिल्कुल हताश ना हो, ना निराश हो, क्योंकि ये जो चल रहा है ये सब फेक चल रहा है, ये सब कॉन्कोक्टेड है, ये सब प्लान है। आप क्योंकि सारे चैनल सेम चीज दिखा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि सबका आंकलन सेम हो? आप कहते हैं सबका आंकड़ा सेम नहीं है। अगर आपने हर एक का आंकड़ा देखा होगा तो सबका आंकड़ा सेम नहीं है। जो मैं आपको बताया इंटरलिंक में, मैंने वो एक रेशियो है, सभी पोल्स को मिलाकर के जो एक मेजरमेंट निकल रहा है वो मैंने आपको बताया। नहीं, आपने जो बताया ये आप ही नहीं बता रहे हैं, मैं और चैनल पे भी सुन रही हूँ, मैं यही चल रहा है। 401 तक। अच्छा चलिए ठीक है, हरियाणा को लेकर के टिप्पणी कर दीजिए। हरियाणा को लेकर टिप्पणी कर दीजिए। और आपकी भारी होंगी ज्योति जी, एक बात की आपकी और भारी होंगी मैं, कि आपने ये चीज बोली कि हरियाणा में बीजेपी क्लीन करती हुई नजर नहीं आ रही, इसके लिए मैं आपका जो रिपोर्ट देखिए, जो रिपोर्ट सामने आई है, जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, हम कोई अलग से बात नहीं कह रहे हैं, जैसे कि आप कह रही हैं लगातार जो भी है। हरियाणा, अच्छा हरियाणा को लेकर के टिप्पणी कीजिए। हरियाणा को लेकर 2 से 3 सीटें ऐसी है जो कांग्रेस के खाते में आती हुई नजर आ रही है। आप तो देखिए, आप तो गई नहीं होंगे लोगों से बात करने, लाखों लोगों से बात करने आप तो नहीं गई होंगी, ठीक है ना, आपके पास से कहीं से आए होंगे जिसको आप प्रेजेंट कर रही होंगी। दिस इज वेरी ऑब्वियस। फील्ड में लगातार बने रहते हैं हम, आप इसकी चिंता मत कीजिए, फील्ड में लगातार बने रहते हैं, पूरी कवरेज की है इस चुनाव के दौरान। निश्चित तौर पर हमें भी बाहर जाना होता है, हमें भी लोगों से पूछना होता है, हमें भी जानना होता है कि उनके मन में क्या है, उनके क्या मुद्दे हैं इस बार।
The person you are speaking हैं जानकर। चलिए ठीक है, लौटूंगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक ठीक मुझे तो आ रही है। ठीक है रोहिला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ रही है जी। नमस्ते। हांडा जी को आपने सुना होगा, लेकिन आपसे सीधे सीधे मैं हरियाणा को लेकर ही प्रश्न कर देती हूँ। कुछ ही घंटों का इंतजार है, तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी, जैसा कि हांडा जी भी कह रही हैं और हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि भाई कुछ ही घंटों का इंतजार है। लेकिन हरियाणा में जो दावे बार बार किए जा रहे थे आपके द्वारा, एग्जिट पोल्स में तो कम से कम वो सही साबित नहीं हो रहे हैं। सभी को नमस्कार। कुटेल जी, हांडा जी को मेरा प्रणाम, दर्शकों को मेरा राम राम। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे विश्वास रखती है। जो एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जिट पोल की बखिया तो ये कांग्रेस वालों ने इनको विश्वास ही नहीं है वे एग्जिट पोल का। क्योंकि जब प्रदीप गुप्ता जी एक्सिस माई इंडिया के एनालिसिस्ट है वो, तो उन्होंने कल एक टीवी इंटरव्यू में बोला था कि जब हमें तेलंगाना और हिमाचल के जो हमने आंकड़े दिए तो उन पर बड़े बम बम बोल रहे थे कांग्रेस वाले। अब जो हमने देश के आंकड़े दिए तो उनमें दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत होना स्वाभाविक है इनको, क्योंकि ना तो इनको धरातल का ज्ञान है, धरातल में चल क्या रहा है, ना इनको मुद्दों की समझ है। क्योंकि जो ये मुद्दे उठाना चाहते थे वो मुद्दे वहां तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है ना। जनता को आज चाहिए राहत, जो मोदी जी की सरकार ने लगातार दी है। जनता को चाहिए एक डायरेक्ट लाभ जो डीबीटी के माध्यम से दिया गया है। तो जनता को चाहिए रोजगार, जो 1,40,000 पक्की नौकरियां हरियाणा सरकार ने दी है। तो जनता हमारे पे भरोसा कर रही है। रही बात है जो एग्जिट पोल आए वो उनका जो एनालिसिस है वो शर्माता है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं आपको एग्जिट पोल कोई मतलब कंप्लीट नहीं होता, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है और कई बार हो यही जाता है। बात तो लगातार हमारे द्वारा की जाती है कि भाई ये सटीक नहीं है, एग्जिट पोल है, परिणाम इससे कुछ ऊपर भी हो सकते हैं, कुछ नीचे भी हो सकते हैं। एक अनुमानित जो चीजें होती है, नहीं मैं कहता हूँ आपको जी, लेकिन इस तरीके का आरोप ठीक नहीं है ना कि ये सब बिका हुआ है, ये सब इस तरीके की चीजें हैं, ये सब चीजें काम है, हमारा काम नहीं है वो। कई बार क्या होता है जो आप सैंपल साइज लेते हैं उन पे डिपेंड करता है। कई बार सैंपल साइज पुराने होते हैं, जैसे हमारा 25 तारीख का यहाँ चुनाव था, ठीक है ना, तो सैंपल साइज भी कब लिया है वो भी एक बात मतलब मायने रखती है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है रात में गेम पलट जाता है। ठीक है ना, तो ये कई चीजें मैटर करती है चुनाव में, ये कोई एक चीज मैटर नहीं करती। अब जो जिन कंपनियों और एजेंसियों ने वो अपना एनालिसिस दिया वो अपना बेस्ट दिया उन लोगों ने। ठीक है ना, वो अगर हमारे खिलाफ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी हमें, हमारे पक्ष में तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष जमीन को समझ नहीं पा रहा कि जनता चाहती क्या आपसे, जनता चाहती क्या है। लगातार ये सिकुड़ते जा रहे हैं, अक्षय तृतीया खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। आज जो कुटेल जी बैठे हैं इनका पता है, इनकी 1.5 लाख वोट भी नहीं आनी पूरे हरियाणा में, सबको पता है इस चीज का। ये तो क्षेत्रीय तो है, ये तो सिर्फ घर की पार्टी बन के रह गई। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का तो कल को 11-12 बजे तक अपना तंबू उठ लेगा। चलिए ठीक है, ये चंद घंटों का इंतजार, बस वही बार बार हम कहना चाहेंगे। कुटेल साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है कुटेल साहब आप तक? आऊंगे हांडा जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कुटेल जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है? आप पहुंच पा रही है ज्योति जी? ठीक, आपकी आवाज आ रही है। हांडा जी आऊंगी इसके बाद आपके पास। एग्जिट पोल के नतीजे आए, परिणाम में तब्दील अगर ये होते हैं, एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए उसमें हरियाणा में तो कम से कम कोई भी सीट आपके खाते में नजर नहीं आ रही है, तो क्या कहेंगे, टिप्पणी क्या करेंगे? जी परिणाम कल आएंगे और कल आने से सब कुछ पता चल जाएगा कौन कितने पानी के अंदर है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ है, चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता जो है कि जो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ जनता ने जो है कि वो चुनाव लड़ा है। मैं पहले भी बोल चुका हूं अपने आपके चैनल से कि हरियाणा प्रदेश का जो भी परिणाम होगा वो चुकाने वाला परिणाम होगा, क्योंकि एग्जिट पोल कई बार फेल हो जाते हैं और ये एक अनुमान के आधार पर ही जो है कि मंथना होती है इसके अंदर और इसको तैयार किया जाता है। और यहाँ पर जो परिणाम आएंगे उस परिणाम के अनुरूप जो भी होगा वो जनता जिसका फैसला होगा उसके पक्ष के अंदर जो है कि वो परिणाम आएंगे। देखिए यही तो निश्चित तौर पर हमारे द्वारा भी बार बार कहा जाता है कि ये बस एग्जिट पोल है, इसका जो वाकई नतीजा क्या है, ये जो आंकड़ा है ऊपर नीचे जरूर निश्चित तौर पर हो सकता है।
ज्योति जी, आप देखिए कि पूरे देश और प्रदेश के अंदर किस प्रकार से माहौल को, एक झूठ को सच में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि इन्होंने पहले कहा कि 400 पार का नारा दिया, और 400 पार का किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर से बात करें, चाहे वो मंडल का हो, चाहे वो बूथ का हो, चाहे वो स्टेट का हो, या प्रदेश का हो, या सेंटर का हो, लेकिन उसने एक ही बात बोली, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। यानी 400 पार का मतलब क्या है कि जो ये बात बोलते हैं, इसका मतलब जो है कि कोई गड़बड़ करने वाले लोग हैं। पहले केदारनाथ पर जाकर के जो है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कि वहां पर मौन जाप करना शुरू किया, और अब के जो है कि वो तमिलनाडु कन्याकुमारी के अंदर जाकर गड़बड़ की बात करें कुटिल साहब आप? गड़बड़ जो है कि ईवीएम के खिलाफ जनता है। ईवीएम से जो है कि चुनाव नहीं चाहती, वो बैलेट पेपर के ऊपर जो है कि चुनाव चाहती है। आप ये बात तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी ना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि उसका मिलान हो सके। दूसरा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब पोल हुआ और पोल के बाद जो परसेंटेज थी, और जब इलेक्शन कमीशन ने उस रिपोर्ट को दिया तो उसको बढ़ा करके दिया। क्यों दिया बढ़ा करके? ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये संज्ञान लिया है इसके ऊपर कि ये वोट ऑफ परसेंटेज का बढ़ना जो है वो बाद में एक रात के अंदर बढ़ना, तो ये किस बात का प्रतीक है? तो यही तो 11 दिन बाद दिया। क्योंकि ये जैसा कि अब साउथ के अंदर जो है कि बीजेपी का कोई खाता नहीं है, और अब की बार जो है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जो है कि वो साउथ में जाकर के मौन व्रत रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पीछे इन्होंने जो है कि केदारनाथ के अंदर जाकर के ऐसा काम किया है, और अब की बार भी मुझे लग रहा है तो ये लोग शातिर है, ये झूठे लोग हैं, जुमलेबाज है, और ये इस देश को जो है कि बर्बादी की ओर लेकर के जा रहे हैं। ध्यान साधना को लेकर कह रहे हैं कुटिल साहब आप, जो रॉक मेमोरियल में जो ध्यान साधना की, पर उसको लेकर के तो कोर्ट का भी कहना था कि संवैधानिक अधिकार है। ये पिछली बार भी हुआ था। संवैधानिक अधिकार आप मुझे बताइए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है? बिल्कुल है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष है तो फिर ये धार्मिकता फैला करके जो है तो ठीक है, वो इंडिपेंडेंट कोई भी व्यक्ति उस बात को कर सकता है, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री जो है कि हमारे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि इस देश के अंदर सभी जाति के लोग रहते हैं, इस देश के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमें सब धर्मों का जो है कि समान सम्मान करना चाहिए, और उसको बराबरी से जो है कि लेकर के चलना चाहिए, और एक छड़ी से जो है कि वो नहीं हाँकना चाहिए। आज भी देश की हालात देखिए क्या है, एक बच्चा जब स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाता है, छत जो है बरसात से टपकती है, उसकी हालात जर्जर है, जहां से जो है कि देश का विकास है, लेकिन एक मंदिर के अंदर जो है कि उसकी व्यवस्था जो है कि वो अच्छी है, और वहां पर जो है कि देश का विकास नहीं है। वहां पर देश का विकास है तो शिक्षा से है, लेकिन शिक्षा इन्होंने महंगी कर दी है। शिक्षा को इन्होंने इतना महंगा कर दिया कि आम व्यक्ति की पहुंच से बहुत दूर है, तो देश के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हांडा जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद से आपके पास आऊंगी रोला जी। जैसा कि कुछ ने कहा कि वो वहां पे जाके साधना में लगे, साधना नहीं थी, वो 28 सेकंड में 9 एंगल से डिफरेंट उनकी पिक्चर्स आई है। दूसरी बात, दिस इज वॉकेशन ऑफ कंडक्ट, यानी कि 24 घंटे आप टीवी पर मोदी जी दिखाते रहेंगे कि मोदी 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 मोदी, कोई नजर आ रहे हैं, सब जगह वही दिखेंगे और वही आएंगे, ये बात थी ये। और एक बात बताना चाहती हूँ, वाराणसी में क्या हुआ है, हमारी वहाँ की अध्यक्षा जो थी महिला, वहां पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर टेप लगाई हुई थी वाराणसी में। उधर क्या आप ध्यान कर रहे हैं? क्या मतलब आप नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, या बेवकूफ बना रहे? जनता जाग गई है। और दूसरी बात, इंडिया जो है फोकस थी अपने मुद्दों पर। महिला जी ने कहा इनके पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। अग्निवीर योजना का ये कोई जवाब नहीं देते। यहाँ तक कि हमारे सेना के जो बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस चीज को लेकर चिंता में है कि जी यहाँ पर जो हमारी जो रिक्रूटमेंट है जो घटती जा रही है, क्योंकि कहाँ आपने हर साल हरियाणा, सिर्फ हरियाणा की बात,
हरियाणा से ज्यादा था युवा देश की रक्षा करने के लिए। अब सिर्फ 975, उसमें से भी 25% रहेंगे। उसमें से इनके एक प्रवक्ता ने कहा था कि जी इजराइल में भी ऐसा होता है कि भाई हर किसी ट्रेनिंग दी जाती है। उनको शायद ये नहीं पता इजराइल में बहुत छोटा सा देश है, 1 करोड़ लोगों का, और उस पर कोई भी हमला कर सकता। तो वहां पर लड़के लड़कियों सबके लिए मैंडेटरी है एक आर्मी की ट्रेनिंग लेना, ताकि अगर युद्ध हो रहा हो, इंसान साइकिल चला रहा हो, पढ़ा रहा हो, उसको बंदूक पकड़ा और वो सीधा लड़ने चला जाएगा, तो वो हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमें चाहिए सशक्त सेना जो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान को तो हमको समझते ही नहीं है। पाकिस्तान क्या चीज है, कुछ भी नहीं है हमारे सामने। जहाँ पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिन अनइनवाइटेड बिरयानी खाने गए थे, शॉल गिफ्ट करने, नवाज शरीफ जी को जन्मदिन की बधाई देने गए थे, और हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ ISI हमारे सरजमीन पर आई, जो कि एक आतंकी संगठन है। कुछ और बातें कहना चाहती हूँ मैं ज्योति जी। अल्पमत की इनकी सरकार है, लेकिन ये पॉलिसीज बनाते जाने, कभी एक्साइज पॉलिसी, कभी कुछ, इनको पता नहीं है। इनका एक मिनट बस इसके बाद आ रही है प्लीज, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि चाटुकारिता की इनके यहाँ पर तो हद हो गई कि संबित पात्रा ने कह दिया कि जगन्नाथ जी जो है मोदी जी के भक्त हैं। इनको पता भी है मंदिर की विशेषता क्या है, और वहां पर भी कॉरिडोर बनाने की बात करें, 10,000 लोगों को बेघर कर दिया वहां पर भी। ये कोई विकास नहीं, भगवान इन चीजों से खुश नहीं होते। दूसरी बात, जगन्नाथपुरी की मैं आपको 4 विशेषताएं बता देती हूँ। बहुत मतलब जिसे कहते हैं जिसे क्या कहते हैं चमत्कारी ही मैं कहूंगी मैं, कि मंदिर के सबसे ऊपर से चक्र लगा हुआ है। आप उसको किसी भी दिशा से देखेंगे आपको वो अपनी तरफ ही नजर आएगा। दूसरा, उसकी परछाई कहीं नहीं पड़ती। दहलीज में जब तक आप मंदिर की नहीं जाते हैं ना अंदर, तब तक आपको समुद्र के पानी का शोर सुनाई देता है। जैसे ही आपने दहलीज पार की, वो शोर बंद हो जाता है। प्रसाद वहां पर इतना बनता है, इतने सारे वहां पर वो लोग रसोई हैं जो प्रसाद बनाते हैं, लेकिन शाम होते होते जैसे जैसे भक्त खत्म होते हैं, उसी समय प्रसाद भी खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वहां पर 3 लोगों की मूर्ति, ये शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, जगन्नाथपुरी की, जिसके लिए चाटुकारिता करी, हद हो गई है। मतलब कि आप भगवान को वो कर रहे हैं। वहां पर सुभद्रा की जो इनकी बहन थी, कृष्ण भगवान की और बलराम जी की, उन तीनों की मूर्तियां खास तरह की एक लकड़ी तैरती हुई आई थी, जो कि कोई काट नहीं सका। लेकिन जब उनकी मूर्तियां बनी तो बाजें बननी रह गई थी और वो खोल दिया गया था, इसलिए बाजू उनकी रह गई। और उनके वस्त्र बदले जाते हैं हर साल, और पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। ये है हमारे जगन्नाथ मंदिर की विशेषता। कॉरिडोर बनाकर तो ये सब खत्म कर देंगे। जानते हैं लोग, 10,000 लोगों को लेकिन एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके बाद से संबित पात्रा जी ने माफी भी मांगी थी इसके लिए, ये भी जानकारी सभी को होनी चाहिए। पर कह तो दिया ना एक बार कह तो दिया, उसके बाद माफी मांगी, चाहे जो मर्जी करिए। चलिए, अब प्रधानमंत्री जी ने मुजरा वर्ड कह दिया ना प्रधानमंत्री जी ने, किसी भी विपक्ष तो मुजरा भी करने को तैयार है वोटों के लिए, कह दिया ना। उन्होंने तो माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इन चीजों के लिए उन्होंने तो कभी माफी नहीं मांगी। कभी मंगलसूत्र पे बात, कभी आपके उसके बात हो गई, भैंस की बात होगी, कभी टोटी की बात होगी। जो भी बयानबाजी हुई है किसी भी पार्टी की तरफ नहीं है, ये जो भी बयानबाजी हुई है किसी भी पार्टी के खिलाफ है। देखिए, जो भी बयानबाजी हुई है किसी भी पार्टी की तरफ से, उसका सीधा सीधा जनता पे क्या असर पड़ा है, उसका परिणाम कल देखने को मिलेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं रोहिला जी? ज्योति जी 5 सेकंड और दीजिएगा, हम मुद्दा लौटूंगी। अभी आधा घंटा बचा हमारे पास, लौटूंगी। चलिए ठीक है रोहिला जी, आपके पास भी लौटूंगी, ब्रेक का वक्त हो चला है, आपके पास भी लौटूंगी। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में 400 गरीब हिंदुओं को पैसे और खाने का लालच देकर ईसाई बना दिया गया। गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने का ये सिलसिला हमारे देश में सालों से चल रहा है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान इसमें काफी तेजी देखी गई। देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण की कई बड़ी खबरें आई। बड़ी बात यह है कि महज कुछ पैसे का लालच देकर हमारे हिंदू भाइयों को ईसाई बनाने का ये इंटरनेशनल खेल चल रहा है। एक संगठित गिरोह है जो पूरे भारत में अपने पांव पसार रहा है और इस गिरोह की फंडिंग विदेशों से हो रही है। इस गंभीर मसले पर थोड़ी जानकारी जुटाने पर सबूत भी सामने आ गए। असम के तेजपुर से जर्मनी से चर्च के पादरी को भेजे गए प्रशंसा पत्र से पता चला कि कोरोना महामारी के बीच लाखों रुपए
जर्मनी से भारत भेजे गए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं को ईसाई बनाने में किया गया। दोस्तों, ये विदेशी ताकतें जो धर्मांतरण के बल पर हमें कमजोर कर रही हैं, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन मिशनरियों का असली चेहरा बेनकाब करते हुए नोबेल पुरस्कार, जो शांति पुरस्कार दिया जाता है, डेसमंड टुटू ने कहा था, जब मिशनरी अफ्रीका आए तो इनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती। मिशनरी ने कहा, हम सब प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की और जब आंखें खोली तो पाया कि हमारे हाथ में बाइबल थी और भूमि इनके कब्जे में थी। दोस्तों, हमने सैकड़ों साल की गुलामी झेली है, इसलिए फिर कोई ऐसी गलती ना दोहराएं। सच्चाई तो यह है कि धर्मांतरण होना वास्तव में राष्ट्रांतरण है, यानी राष्ट्र का विभाजन होना है। हल्के में लेने की गलती ना करें, आसपास नजर रखें। धर्मांतरण गिरोह दीमक की तरह देश को खोखला करने की कोशिश में लगा है। आपको बता दें, धार्मिक कार्यक्रमों और जलसों में भी विदेशी पर्यटक के भेष में सनातन के शत्रु मौजूद होते हैं, जो चंद रुपयों का लालच देकर हमारे धर्म और धरती दोनों को कमजोर करने की साजिश में लगे रहते हैं। उपनिषद का कथन है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा लेकर राष्ट्र रक्षा को समर्पित हो जाएं। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए, चर्चा बनी हुई है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले रोहिला जी आपके साथ पास आई थी, ये बड़ी बात कह रहे हैं विपक्ष वाले। पहले तो दोनों के सवालों का जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर इनेलो के प्रवक्ता ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि फोकस जो है वो ज्यादा मंदिरों पर नहीं बल्कि शिक्षा और विकास पर होना चाहिए। और पता क्या जी, कुटेल जी अपनी पार्टी का वो नहीं पूछते, इनके जो नेता इफ्तारों में जाया करते मेवात में, वो भूल गए। वो भी धार्मिक कार्यक्रम होते थे, पार्टियां दिया करते थे, ठीक है ना। वो कोई बात नहीं, मैं इन चीजों में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हमने विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो हमारी विरासत है उसका संजोए रखा जाए, आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान का जो एक भंडार है, जो हमारे सनातन में है या हमारे जो वेद में है, या और जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक जो हमारे स्थल है, उनको हमने जीर्णोद्धार किया। कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, वाराणसी में कितना विकास हुआ है शायद आपने जाके देखा नहीं, जगन्नाथपुरी में कितना विकास हुआ आपने जाके देखा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें होगी सेकेंडरी, क्योंकि हमने विरासत को विकास के साथ जोड़ा है। आप अयोध्या में जाके देखिए कितना टूरिस्ट आ रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट देख लिया आपने देख लिया भाई, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्रसाद की बात भी कर ली, सारी बात कर लिया आपने। लेकिन आप वहाँ के जो बासिंदे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं या जो वहाँ जाके व्यापार कर रहे हैं, आप वहाँ एक बार जाके देखिए वहाँ कितना उनके जीवन में बदलाव आया है। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसके साथ साथ अन्य काम भी होंगे, विकास भी होगा, शिक्षा का भी काम होगा, ठीक है ना। अब आप एक बार बताइए, मेरे यहाँ पिल्लूखेड़ा में ये आंडा जी की सरकार आगे डाली, कुटेल जी की सरकार आगे डाली थी। एक गर्ल कॉलेज की डिमांड थी हमारी 40 साल से, वो मनोहर लाल जी ने पूरी करी हमारी। आज हमारी 300, मैं आंकड़ा देता हूँ, 384 बच्चियां 2017 से पढ़ रही है वहाँ। 384 लड़कियां 2017 से पढ़ रही है वहाँ। तो कितनी बच्चियों ने मतलब यहाँ से BA पास की होगी अलग अलग सब्जेक्ट में। तो मुझे लगता है गंभीरतापूर्वक बात करनी चाहिए हमेशा। हमारी आलोचना करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें आलोचना तो हम आपकी करते थे, ठीक है ना। लेकिन हमें जो समाज में जो बेहतरी कर सकते हैं उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो वोट है सबको पता है कौन सा वोट है वो। लेकिन आज आम आदमी को, गरीब को, शोषित को, वंचित को वोट के अधिकार का पता लग गया कि एक वोट से सरकार बनाई भी जा सकती है, एक वोट से आपका विकास भी हो सकता है, एक वोट से आपकी 1,40,000 नौकरियां भी आ सकती है, एक वोट से आपका आयुष्मान कार्ड भी बन सकता है। तो जो हमने अंत्योदय की जो भावना से जो हमने
सफल काम किया है, हमने उसी का एक रिवार्ड मांगने की कोशिश की है और जनता में रिवार्ड दे रही है। आ रहे हो हांडा जी। चलिए ठीक है, हांडा जी को जवाब देना चाह रही हैं जी। ये कहते हैं कि गरीब शोषितों को देने का अधिकार वो हमारे संविधान ने हमें पहले ही, कोई आपने नया किया है, आप सिर्फ जो हमारे किए हुए काम है उन्हीं को आगे वो उन्हीं का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये आपको याद दिला दूं, 1 मिनट रुक जाइए, आगे सुन लीजिए, वोट काटे बहुत लोगों के, सुन लीजिए किसका श्रेय लिया है, अधिकार का अभी जवाब पता चल गया तो आपको तकलीफ हुई भाजपा को। आपने बहुत सारे गरीबों के, शोषितों के और वंचित के आपने बहुत लाखों वोट आपने काटे। पहली तो बात कीजिए, और ईवीएम की धांधली हुई है, लिखवा लीजिए मेरे से। क्या मैं सुन रही थी खबरें, याचिका भी पहुंच गई YRS जो ग्रुप है। अच्छा, ईवीएम में धांधली हुई है, अगर आप इस बात को अभी से कह रही हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात की, जीत का भरोसा कैसे जता रहे हैं हांडा जी? एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आप ईवीएम में धांधली की बात कह रहे हैं कि हुई है, निश्चित तौर पर हुई है, तो फिर आप जीत का दावा कैसे कर रहे हैं? ऐसा है इन्होंने, लेकिन क्योंकि मैं बताती, मैंने देखिए जीत के दावे की बात एक अलग है। इन्होंने जहाँ पर इनका चला, जहाँ पर इनका 295 कहना मतलब जीत का दावा करना। आप ज्योति जी जवाब सुन लीजिए, जहाँ पर इनकी चाल चल गई, जहाँ नहीं चलेगी पकड़े गए तो बस पकड़े गए, तो ये पकड़े गए हैं ये कई जगह पर, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं ऐसे ही मैं हवाई बातें नहीं करती। जौनपुरी में एक मिनी ट्रक बकायदा ईवीएम से भरा हुआ स्ट्रॉन्ग रूम के सामने कैसे पहुंच गया, उसकी क्या मतलब, उसको किसने भेजा। और इनको 2 बातें बता दूं मैं रोहिला जी को, कि अमित शाह जी 140, नोट कर लीजिएगा आंकड़ा, रोहिला जी 140 डीएम्स को धमका रहे हैं कि भैया आपने ख्याल नहीं किया, सुन तो लो, नहीं पहले बात खत्म करने दो, आपके बीच में नहीं बोलेगी। ठीक है रोहिला, आपके बीच में नहीं, आपको मौका दूंगा, क्यों नहीं बोलूंगी जो और सरकारी कर्मचारियों को सुन लीजिए रोहिला जी। ठीक है रोहिला जी, ज्योति जी आप इनको चुप कराइए, फिर मैं क्या बोलता हूँ रोहिला जी ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। इसके बाद को धमकाया जा रहा है, किससे डराया धमकाया जा रहा है, ये आप देखिएगा रोहिला जी। ठीक है, 140 डीएम को होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने फोन किया, किस लिए किया? उनको डराने धमकाने के लिए कि भैया कुछ करो हमें जिताओ। लेकिन इस बार जनता में हम जैसे कह दिया, किनको फोन किया हांडा जी? मैं आपकी बात नहीं सुन पाई। अमित शाह जी ने किनको फोन किया? से ग्रसित है हांडा जी, बात खत्म करने दीजिए। ठीक है ना, आप स्पष्ट कीजिए बात को। आपने कहा कि फोन किया अमित शाह जी ने, हमको जिताइए, किनको फोन किया? डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अच्छा, कहाँ के डीएम होगा? 140 डीएम पूरे भारत में उन्होंने फोन किया। अच्छा, आप पता कर लीजिएगा, इस चीज को चेक कर लीजिएगा, आप कीवर्ड डालकर गूगल पर चेक कर लीजिएगा, न्यूज में भी डाल के आपने चेक कर लीजिएगा। रोहिला जी एक बार बात खत्म कर लेने दीजिए उनको। नहीं ठीक है रोहिला जी, सब लोग सुन पाए ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, इस बात को आप थोड़ी देर बाद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, सब लोग सुन पाएंगे। रोहिला जी यहीं से कंटिन्यू करना, एक बार सुन लीजिए, करने दीजिए। आपकी बात, आपने ये भी जरूर कहा कि जी हमने 85 करोड़ लोगों, हमने 25 करोड़ लोगों से ऊपर उठाया। अब वो तो हमने ही उठा दिया था, आपने कहीं गरीबी लिया। 2013 में कांग्रेस लाई थी। और इसके साथ एक बात और जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, विरोधाभास है, कि अगर आपने गरीबों को गरीबी रेखा से निकाला तो 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने कहा इन्वेस्टमेंट, अरे आपको अयोध्या का बता दूं, प्लान था 2019 में, क्योंकि फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट का मंदिर बनेगा, तो वहां पर पहले उन्होंने जो है किसानों को डरा धमका कर, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उन्होंने जमीनें सस्ते में खरीद ली। जो जमीन 90 लाख की थी वो उन्होंने 30-32 लाख में खरीद के आगे बेची। 5 स्टार होटल्स भी बन रहे हैं वहां पर, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ 2200 दुकानें बंद कर दी गई, 300 मंदिर तोड़े गए। क्या उनमें राम विराजमान नहीं थे? मुझे जरा रोहिला जी। दूसरी बात, इसके अलावा 800 लोगों को घर तोड़कर उनको लिटरली बाहर फेंक दिया गया। जगन्नाथपुरी में भी इन्होंने यही किया, 10,000 लोगों को बाहर फेंक दिया। वो वीडियो भी आप चेक कीजिएगा रोहिला जी, कि ऐसा विकास किस काम का कि आप लोगों को बेघर कर रहे हैं, उनके घर से छत छीन रहे हैं आप। चलिए और आप एक तरफ से ये बोलते हैं कि लोगों को घर दिया। ये कैसी विरोधाभास वाली बातें हैं? ठीक है, तो कुछ समझदारी की बात नहीं है ना। ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं। रोहिला जी, ये डीएम वाली बात पे खासकर जवाब दीजिएगा कि डीएम को फोन किया गया
हमें बगैर जिताइए। फैक्ट के कभी बोलना नीचे, क्योंकि वो बातें घूम फिर के वापस अपने मुंह पे आ जाती हैं। जो 150 इन्होंने डीएम के फोन करने की बात थी, जयराम रमेश जी ने बड़े विस्तृत मतलब हिंदी में भी इंग्लिश में ट्वीट किए थे अपने, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनसे लिस्ट मांगी, भाई आप अपना जवाब दीजिए। आपने आरोप लगा दिए, पब्लिक डोमेन में है, गलत बात है जी, गलत बात, बिल्कुल भी गलत बात बिल्कुल सही होगी। आप सुन लीजिए। मैं आपकी सारी बातें सुनता हूँ और मर्यादित भाषा में जवाब देने का प्रयास करता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ने इनसे जयराम रमेश जी से आज 7 बजे तक का समय दिया था उनको, क्योंकि वो समय मांग रहे थे, हमें और समय दिया जाए। अब उनके पास अगर लिस्ट है तो क्यों ना इलेक्शन कमीशन को देते। तो ये सब इनका क्या है, हार की बौखलाहट है, जनता ने इनको निकाल रखा है। जुल्म आरोप लगाने का इनका कि जो दुष्चक्र है चलता रहता है, जनता समझ रही है, ठीक है ना। तो अगर आपके नेता के पास लिस्ट थी 150 डीएम की, तो क्यों नहीं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फैक्स की, मेल की या ट्वीट किया। कौन बातें करता है, मुजरा, भैंस, नलके की टोंटी और ये क्या कहते हैं आपका 2 गाड़ियां, ये बातें हम नहीं। देखिए बयानों पर अगर आ जाए तो बहुत सारे इलेक्शन कमीशन से 4-5 महीने पहले टाइम मांगा था। एक साथ नहीं हांडा जी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, एक साथ नहीं। क्योंकि शर्त इतनी सी है कि साथ में सबूत भी लाओ। हाँ जी बिल्कुल मंजूर है, इल्जाम लगाओ तुम हम पर, शर्त इतनी सी है कि साथ में सबूत भी हो। तो आप लोगों ने सबूत नहीं दिए, आप लोग फेक प्रोपेगेंडा एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी हवा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निकाल दी। चलिए इलेक्शन कमीशन बात सुन लीजिए, इलेक्शन नहीं सुननी। ठीक है, अभी थोड़ा सा रुक जाइए आप दोनों जने। 10-11 से बढ़ाकर बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। आपके नेता को माफी नहीं, एक करके 4 माह से वक्त मांग नहीं, ठीक है, दोनों को रोक रही हूँ। लेकिन वक्त नहीं दिया, क्या करेंगे अब, कैसे होंगी, कोर्ट में होंगी, ठीक है आंडा जी, ठीक है रोहिला जी, एक करके ऐसे नहीं। मोदी जी की मुट्ठी में है, मोदी जी के खिलाफ मजाक है वो। कितनी शिकायत है कि सबसे बड़ी बात आपने बेईमानी करनी थी, इसलिए आपने इलेक्शन कमीशन में से निकाला। देखिए एक ही बात के दोनों अलग मायने निकालते हैं, बदल दिया आपके, अलग मायने निकालते हैं दोनों एक ही बात के। ठीक है, रोकूंगी दोनों, मुझे बताइए। ठीक है, दोनों को रोक रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। कुटेल साहब, दोनों को आप सुन रहे हैं, अलग एक ही बात के 2 मतलब निकल रहे हैं। एक फोन वाली बात पे अलग मतलब निकाल रहा है, वो दूसरा फोन वाली बात पे अलग मतलब निकाल रहा है। ये कहना है कि चुनाव आयोग ने भी ये किया है, आपने भी कहा प्रतिशत को लेकर के जो 10-12 दिन बाद अपडेट आया। उधर 295 का दावा भी करते हैं कि 295 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, उधर ईवीएम की गड़बड़ी की बात भी करते हैं। आपने ये प्रश्न जो है कि कमल हांडा से भी किया था और यही प्रश्न जो है कि आपने मेरे से भी किया है। लेकिन जनता के उत्साह और उनके प्यार को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ है, वो कहीं पर जो है कि कांग्रेस अप जा रही है, कहीं पर जो है कि वो इनेलो अप जा रही है। यानी टोटली बीजेपी के खिलाफ जो है कि माहौल क्रिएट था। और मुख्य रूप से करनाल के अंदर जब हम देखते हैं कि एक सीएम के खिलाफ जो है कि जनता के अंदर इतना आक्रोश था कि उन्होंने जो है कि वोट दिया और कार्यक्रम भी हुए। और यहां पर जब गड़बड़ी की बात आती है तो फिर ये लगता है कि जनता भी जो है कि वो टूट जाती है कि भाई ये तो वाकई में जो है कि गड़बड़ी का खेल चल रहा है। इन्होंने जो है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, चुनाव के दौरान किया, और जो कर्मचारी हैं उनके पहले फॉर्म भरवा करके जो है, आप इस बात का जो है कि निष्कर्ष निकालना कि इन्होंने जो फॉर्म फिलअप करवाए हैं वो वोटिंग कहां पर है। भाई उनकी मनमर्जी से नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती जो है कि वोटिंग कराई है, अपने पक्ष के अंदर जो है कि वो वोटिंग कराने का काम किया है। तो ये तमाम बातें जो है कि वो आज जो है कि जनता के द्वारा जो है कि वो सामने आ रही है। अब रही बात जो है कि मैंने पहले वो बात भी रखी थी कि पहले परसेंटेज जो है कि वो डाउन है और बाद में परसेंटेज वो अप है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया में, प्रिंट मीडिया के अंदर ये न्यूज आई हुई है और मेरे पास पूरा डाटा है, मैं आपके पास डाटा भी भेज दूंगा। यानी कि प्रदेश के अंदर
वो बात आप किस बिल्कुल सही प्रदेश कह के रहे हैं। अंदर, हाँ, हाँ, किस प्रदेश के अंदर कब जो है कि वो परसेंटेज कितनी थी और बाद में वो कितनी आई है। तो लेकिन इससे सीधा तौर पर जो मतलब है, ये बदमाशी कर रहे हैं और बदमाशी से जो है कि ये देश को बर्बादी की ओर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है कि चंद लोगों के हाथों के अंदर जो है कि देश को सौंप दिया है, ठीक है। पूंजीपति लोगों के हाथ के अंदर जो है कि लोगों को सौंप दिया है अच्छा, इन्होंने। ठीक है। तो और अब इसी सीट पर जो करनाल सीट की आप बात करें, इसी सीट पर आप कहते हैं कि इसी सीट पर सेटिंग भी हो रखी है, यानी मैच फिक्सिंग भी हो रखी है कांग्रेस की। सेटिंग फिक्सिंग की बात की है। देखो, जनता के अंदर आक्रोश है। अब बड़े नेता जो है, अब यहां पर कांग्रेस की बात आती है, अब कांग्रेस के अंदर खामियां हैं। अभी जो है कि कमल हांडा जी बोल रही है कि भी जयराम रमेश के द्वारा जो है कि भी 144 के डीएम को जो है कि धमकाया गया है। भाई वो किन किन को धमकाया गया, तो आप उसको सार्वजनिक करें, यानी कि उस सच्चाई का जो है कि वो पता लग सके। तो यहां पर जो इंडिया गठबंधन जो बना, इंडिया गठबंधन के अंदर जो है और बहुत सी ऐसी पार्टियां थी जो शामिल होना चाहती थी, चाहे पंजाब की बात लें, चाहे आप हरियाणा की बात लें, चाहे आप उड़ीसा की बात लें। जैसे उड़ीसा के अंदर बीजू पटनायक की पार्टी है, तो वहां पर भी जो है कि कांग्रेस की बदमाशी, कांग्रेस ने भी बदमाशी की है। कांग्रेस ने भी जो है कि इस देश को पीछे ले जाने का काम किया है, क्योंकि पहले इस देश के ऊपर जो है कि शासन किया तो कांग्रेस ने किया है। अगर वो सही करती तो ये आज ये हालात इस देश के अंदर पैदा ना होते, क्योंकि देश संविधान से चलता है। देश जो है कि वो धार्मिकता से नहीं चलता। अगर धार्मिकता से चलता तो ये योगी जैसे लोग जो है, जो ये अपनी धार्मिकता का चोला त्याग करके जो है ये सीएम क्यों बनते हैं, फिर ये इधर क्यों आते हैं, ये मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि देश जो है कि वो कानून से चलता है, वो संविधान से चलता है। अच्छा, ठीक है। हांडा जी कुछ कहना चाह रही है इसके बाद से, ये सीएम योगी वाले बयान पर रोहिला जी आपसे जवाब लूंगी मैं। जी, जो कृष्ण कुटेल जी ने कहा, जो कि है ना कि कांग्रेस के खिलाफ ये बोले, भाई आपको कांग्रेस से क्या तकलीफ है? आपके दोनों सुप्रीमो 10 साल जेल में रह के आ गए, ठीक है, उसकी बात आप कभी नहीं करते। एक मिनट सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोली थी। कुटेल साहब, लूंगी जवाब, लूंगी। आपकी बात सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप बताइए मुझे, ये एक कांग्रेस ही ऐसी थी, आपको बता दूं, जिसने अपने भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेकर उनको जेल में बंद किया। ये बात आप भूल जाते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ठीक। दूसरी बात ये कि राष्ट्र निर्माण किसने किया? नेहरू जी कौन थे जानते हैं आप? कभी नहीं, भाजपा थे। मुझे जरा, कौन थे नेहरू जी? उस टाइम का विजन उनका, जब देश में सुई नहीं बनती थी, IIM जैसे डैम और आपके भावना नगर जैसे डैम और पीजीआई जैसे हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल, मतलब क्या नहीं उन्होंने बनाया यूनिवर्सिटी। उनको था कि दूसरे देश अगर तरक्की कर सकते हैं तो मेरा देश भी तरक्की कर सकता है। तो आपका तो ऐसा विजन ही नहीं था। वैसे भी आप तो लिमिटेड ही है इधर हरियाणा में ही, तो आप तो देश की बात कर नहीं सकते, क्योंकि देश के लिए आपने कुछ नहीं किया है। पटेल जी, आप इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन आप अपने कुकर्म भूल जाते हैं कि आपने क्या किया, ठीक है। इसलिए कांग्रेस के बारे में पहले 10 बार, भाजपा के बारे में तो इसके खिलाफ तो सारी दुनिया है। विदेशों में भी इन्होंने धाक जमा दी कि अखबार नाम छप गया इनका कि जी PM लिंक्स विद मास रेपिस्ट प्रज्वल रमन्ना। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए तो हमारे 5 स्टेट्स के स्टूडेंट्स को आना बैन कर दिया गया उन्होंने। चलो जी, चलो ठीक है। रोहिला जी जवाब। लाइव ज्योति जी मेरी तो इधर लाइव चली गई है बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, लौटूंगी आपके पास। रोहिला जी ठीक है, मैं सुन रही हूँ हांडा जी आपको, लौटूंगी आपके पास। थोड़ा सा रोक रही हूँ आपको। रोहिला जी, मैं बता रही हूँ, लाइव चली गई है सर मैडम। हाँ मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, आपकी ऑडियो आ रही है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। रोहिला जी, सीएम योगी वाले सवाल पे जवाब जरूर दीजिएगा। जो कहा था कुटेल साहब ने कहा था ये भगवा चोला पहन करके, ये इस तरीके का चोला पहन करके राजनीति में आते हैं और मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कुछ कही थी। ठीक। अगर कोई त्यागी तपस्वी सन्यासी राजनीति में आता है तो इन्हें क्यों दिक्कत होती है? और वो कार्यकर्ता के रूप में आए थे। उनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे थे गोरखपुर से,
ठीक है ना, क्योंकि उनकी एक गोरखपुर मठ है, उनकी एक सैकड़ों वर्षों पुराना एक मठ है वहाँ, एक पीठ है वहाँ, उनका वहाँ प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव भी है उनका वहाँ, और वहाँ 36 बिरादरी जाती है न्याय के लिए, और ये आज से नहीं पहले से हो रहा है। और योगी जी ने जब से 2017 में आए हैं वो उन्होंने परफॉर्म किया है प्रति व्यक्ति आय में कानून व्यवस्था के आधार पर, क्योंकि एक आरोप जो है रोहिला जी, एक आरोप बार बार लगाती है विपक्ष, चाहे इनेलो की बात करें। अभी जब मैंने ईवीएम वाले सवाल पे जवाब कहा, मैंने धांधली वाली बात कही, तो कुटेल साहब ने भी ये बात बोली कि भाई सरकारी तंत्रों का प्रयोग तो आप कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। बार बार ये बात सामने आती है, बार बार आरोप लगाता है विपक्ष। हम इनकी बात पे मतलब फूल चढ़ाते हैं, तो ये अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त करे वहाँ सामने, देखे सब काउंटिंग एजेंट तो होते हैं ना, काउंटिंग एजेंट होते हैं। कुटेल साहब खुद किसी बूथ पे जाके बैठे वहाँ, ठीक है ना, वो अपना देखे भाई कितनी वोट आ रही है, तो वो वोट जनता ने देनी है, प्रशासन ने वोट थोड़ा देनी है, और जनता ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। सारे कुटेल साहब आपको पता है आपकी पार्टी कैसी है, ठीक है, आज आपकी पार्टी का जनाधार क्या है, तो ये खाली मतलब बोलने से क्या होगा। कुटेल साहब, हांडा जी भी कह रही थी कि आपका देश के लिए योगदान ही क्या है? भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्यार दिया है। नहीं, कुटेल साहब से मेरा सवाल है ये, ठीक है रोहिला जी, कुटेल साहब से मेरा सवाल है। हांडा जी ने कहा था ये कि देश के लिए आपकी पार्टी का क्या योगदान है, तो आप बात ना ही करें देश की तो बेहतर होगा। कुटेल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, जब देश के अंदर कांग्रेस का जो है कि आतंक बढ़ा बोफोर्स मामले को लेकर के जो है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय मोर्चा बना, तो राष्ट्रीय मोर्चा के अंदर अहम भूमिका चौधरी देवीलाल जी की थी। और जब चौधरी देवीलाल जी ने इस देश के अंदर सरकार को बढ़ाया, और बहुत लंबे समय से जो मंडल कमीशन की जो बात थी, और मंडल कमीशन की घोषणा जो है कि वीपी सिंह के द्वारा जो है कि वो चौधरी देवीलाल जी के द्वारा कराई गई, और लेकिन लोगों ने उस बात को समझा नहीं है, लेकिन घोषणा हुई, लागू नहीं हुआ, और ना ही आज तक बीजेपी ने उस बात को लागू किया, और ना ही कांग्रेस ने लागू किया। यानी देश हित के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के हित के अंदर नीतियां तैयार की हैं। आज खाद की बात ले, बीज की बात ले, सड़क किनारे जो वृक्ष थे और फसलों का जो नुकसान होता था, उस नुकसान की भरपाई जो है कि चौधरी देवीलाल जी ने जो है कानून बना करके वो किसानों को देने का काम किया है, यानी किसानों के कर्जे माफ करने का काम जो किया है। ठीक है, हांडा जी, जो है कि बिजली के बिल माफ करने का काम जो है कि चौधरी देवीलाल जी के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये तो हो गया हांडा जी के सवाल का जवाब। अच्छा, ये तो हो गया हांडा जी के सवाल का जवाब। एक अंतिम प्रश्न आपसे और लेना चाहूंगी, अगर आपको क्या लगता है, अगर एग्जिट पोल के नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या स्थिति रहेगी, या फिर आपको क्या लगता है क्या नतीजा आने वाला है? एक अनुमान अपना बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, और जनता ने जिसके पक्ष के अंदर जो वोटिंग की है वो परिणाम आएंगे, और निश्चित तौर पर परिणाम आएंगे। आपको क्या लगता है आपके पक्ष में क्या आने वाला है? हमारे पक्ष में अच्छा आएगा, आप देख लेना। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि अच्छा, कितनी सीटों का अनुमान मान के चले? कितनी सीटों का अनुमान मान के चले? इसकी कितने सीटों का अनुमान मान के चले? सीटों का अनुमान हमने जो है कि चुनाव लड़ रहा है, कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, हिसार के अंदर प्रदर्शन हमारा बढ़िया रहा है, करनाल के अंदर हमारा प्रदर्शन है, जो हमारा गठबंधन का कैंडिडेट था मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, और सिरसा के अंदर भी जो हमारा जो है कि प्रदर्शन बहुत अच्छा है। तो तभी तो जो है कि कहीं पर कहते भी तंवर बनेगा, कहीं कहते कि शैलजा बनेगी, लेकिन ना वहां पर शैलजा की बात है, ना वहां पर तंवर की बात है। वहां पर तो जो है कि चौधरी देवीलाल जी के जो चहेते जो लोग हैं, उन्होंने जो है कि संदीप लोट के पक्ष के अंदर अपना वोट दिया है। पर यह है कि एग्जिट पोल तो वहां पर जो है मजबूत शैलजा को ही बता रहे हैं। एग्जिट पोल तो फेल हो जाते हैं मैडम जी, एग्जिट पोल के अंदर कुछ नहीं होता। चलिए ठीक है, यहीं पे रोक रही हूँ आपको। हांडा जी, इसी बात को लेकर के जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि वहां पर ना शैलजा जी चलेंगे, ना कोई संदीप लोट चलने वाले हैं वहां पर। इनको बोलने दीजिए, इनका काम बोलना है, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना ही करना है। ये झूठ बोलेंगे, मैं इनको बता दूं, ये ओसीडी बीमारी से ग्रसित है, मोस्टली भाजपाई। अच्छा, हिसार सीट को लेकर के कंपल्सिव लायर, इन्होंने झूठ बोलना ही बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
नहीं, हिसार सीट को लेकर तो ये कह रहे हैं। चले जाए, लेकिन ये झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, यही सबसे बड़ा सच है। हर भाजपा झूठ बोलता है, यही सबसे बड़ा सच है। अच्छा ठीक है, ये शैलजा जी वाली सीट को लेकर के जो इन्होंने कहा, इस पर आप क्या कहेंगे, ये बताइए। एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि सुनाई नहीं दिया था ज्योति जी, एग्जिट पोल में शैलजा जी के पक्ष में नतीजे आ रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार क्या कहेंगे आप? छोटा सा जवाब। आ रहे होंगे जरूर, क्योंकि वो भी पूरी ताकत से लड़ी है, क्योंकि वहाँ पर अब ये एग्जिट पोल हरियाणा में ठीक और देश में कैसे गलत हो जाते हैं, मुझे ये चीज समझ नहीं आती है। क्योंकि 10 में से 6 तो उधार के थे, ज्योति जी आप भी जानती हैं, 10 में से 6 उधार के थे। नहीं, कौन कैंडिडेट अभी हम बहुत अच्छे जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है ना कि वही एग्जिट पोल देश में आप गलत कहते हैं, आप कहते हैं सब बिके हुए और वही हरियाणा में जब मैं शैलजा जी वाली सीट की बात कर रही हूँ तो फिर आप कह रहे हैं सही। देखिए, आपने मेरे से हरियाणा का पूछा, आपने शैलजा बहन का पूछा, मैंने आपको बता दिया। बाकी देश का भी जो आपने पूछा, वो भी जो मेरा अनुमान है, जो हमारा भी अनुमान है, हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी खाली नहीं बैठे हुए हैं। जिन्होंने इतनी मेहनत की है, खाली कोई नहीं बैठा है, खाली नहीं बैठे हैं। ये जो मेहनत है सबकी दिख रही, खाली कोई नहीं बैठा हुआ है, ये बात को हम समझ रहे हैं। लेकिन एक मिनट, हाँ। ऐसा है, पुलिस प्रशासन, सरकारी कर्मचारी, ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन कमीशन सब किसके अंडर है? हमारे अंडर तो नहीं है ना, ये हमारे अंडर तो नहीं है ना। दुरुपयोग कौन कर सकता है? सवाल को नहीं समझे आप, खैर छोड़िए, समय की कमी है ना, हमें करने की इच्छा रखते हैं, समय की कमी है, कुछ घंटों का इंतजार। राजवीर जी, फाइनल कमेंट। गरीब, शोषित, वंचित द्वारा दिया गया ये वोट कल को इतिहास बदलेगा और तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो। मैंने आपको बता दिया, गरीब, शोषित, वंचित का ये दिया हुआ वोट ये कांग्रेस और जो विपक्ष है हमारा, उसको धराशायी करेगा। चलिए ठीक है, कौन किसको धराशायी करेगा, जनता किसके पक्ष में, ये चंद घंटों के बाद बात पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जो है अब सभी की धड़कनें लगभग तेज होने लगी है, क्योंकि अब ये जो महीनों का इंतजार था, महीनों का प्रचार था और सालों की मेहनत थी, इससे अब पर्दा उठेगा, पता चलेगा कि कौन जो है देश की सत्ता पर राज करने वाला है, किसने जनता का दिल जीता है। लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा चंद घंटों का। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।